Hello everybody and welcome to today's class. Today we are going to learn about the neonatal period. अभी तक हमने जन्म से पहले भ्रूण में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा और जाना। आज हम जन्म के पश्चात पहले महीने में किस किस्म से बदलाव होते हैं और नवजात शिशु कैसे बाहरी वातावरण से सामंजस्य बिठाता है, इस बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि नियोनेटल पीरियड होता क्या है। यह नवजात शिशु के काल के रूप में हम जानते हैं। यह वह समयावधि है जो जन्म के पश्चात पहले 4 हफ्ते यानी 1 महीने तक रहती है। जन्म के पश्चात जब भ्रूण एक नवजात शिशु के रूप में माता के गर्भाशय से बाहर आता है, तब उसे बहुत सारे बदलावों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसके वातावरण में काफी तीव्र रूप से बदलाव और काफी बड़े बदलाव आ चुके होते हैं। माता के शरीर में जहां अभी तक तापमान, ह्यूमिडिटी, शॉक आदि हर कंडीशन कंट्रोल्ड थी और भ्रूण के लिए सुगम थी, वैसे ही बाहर का वातावरण उतनी सुगमता लिए हुए नहीं होता। अतः नवजात शिशु को काफी किस्म से सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता पड़ती है। जन्म की प्रक्रिया यानी डिलीवरी की प्रक्रिया अपने आप में शिशु के लिए काफी परेशानी वाली प्रक्रिया होती है और भी ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि जन्म लेते समय शिशु माता के बर्थ कैनाल से बहुत ही संकड़ी जगह से निकलता है और उस निकलने की प्रक्रिया में उसके शरीर के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती। साथ ही उसके हड्डियों की बनावट में भी बदलाव आता है ताकि वह आसानी से माता के शरीर से बाहर आ सके। जैसे ही शिशु माता के शरीर से बाहर आता है, वैसे ही उसके शरीर के अंदर 4 से 5 किस्म के मुख्य श्रेणी के बदलाव आते हैं, जिस वजह से वह बाहरी वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर पाता है। नियोनेटल पीरियड के साथ ओवरलैप करता है पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड मतलब गर्भ में जब भ्रूण को 22 हफ्ते हो चुके हैं, तो 22 हफ्ते से शुरू होता हुआ यह पेरीनेटल पीरियड जन्म के पश्चात पहले हफ्ते तक चलता है। यानी वह भ्रूण जो माता के गर्भ में 22 हफ्ते पूर्ण कर चुका है, उसका पेरीनेटल पीरियड की शुरुआत होती है और यह पीरियड उसके जन्म के 1 हफ्ते पर संपूर्ण होता है। नियोनेटल पीरियड जन्म से शुरू होता है और 4 हफ्ते यानी पहले महीने के खत्म होते ही पूर्ण होता है। अब हम यह देखते हैं कि नियोनेटल पीरियड में जन्मते ही शिशु को, नवजात शिशु को किस किस्म के एडजस्टमेंट्स यानी कितनी तरह के सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं ताकि वह सफलतापूर्वक बाहरी वातावरण को झेले और सक्सेसफुली सरवाइव कर पाए। सबसे पहला जो बदलाव आता है वह श्वसन तंत्र संबंधी बदलाव होता है। अभी तक भ्रूण के रूप में शिशु माता के गर्भ के अंदर अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स यानी नाभि रज्जु की धमनियों और नाड़ियों के माध्यम से प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन ले रहा था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो यानी वह रक्त जो ऑक्सीजन में रिच है उसके माध्यम से। परंतु जैसे ही शिशु माता के गर्भ से बाहर आता है,
वैसे ही उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप कर दी जाती है। नाभि रज्जु के क्लैंप करते ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन में रिच रक्त प्लेसेंटा से शिशु के शरीर में जा रहा था, वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई अब रुक जाती है। इस अवस्था में शिशु के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जाता है, जो कि उसके मस्तिष्क के रेस्पिरेटरी सेंटर यानी श्वसन तंत्र संबंधी केंद्र को स्टिम्युलेट करता है, उसे उत्तेजना देता है। इस अवस्था में शिशु सांस लेना शुरू करता है। शिशु की पहली सांस लेने की प्रक्रिया जन्म के 10 सेकंड के भीतर ही शुरू हो जाती है। सांस लेते ही जो फेफड़े पहले भ्रूण अवस्था में चिपके हुए थे, दबे हुए थे, वे पूर्ण रूप से लंग प्रेशर को डिक्रीज करते हुए फूल जाते हैं और श्वसन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अब लंग्स ने यानी फेफड़ों ने प्लेसेंटा के कार्यप्रणाली को ले लिया है, अपना लिया है। पहले प्लेसेंटा के माध्यम से खून में, शिशु के रक्त में ऑक्सीजन का संचार हो रहा था। अब जन्म के 10 सेकंड के भीतर भीतर लंग्स ने अपनी कार्यप्रणाली शुरू कर दी है और अब वे रक्त में ऑक्सीजन का संचार करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये था रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट, यानी शिशु के जन्म लेते ही श्वसन तंत्र संबंधी क्या सामंजस्य उसका शरीर बिठाता है। दूसरा बड़ा सामंजस्य है सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट, यानी परिसंचरण तंत्र संबंधी सामंजस्य। परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसमें रक्त धमनियों और नाड़ियों के माध्यम से हृदय से होता हुआ शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। चूंकि जन्म लेते ही अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभि रज्जु को क्लैंप कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई प्लेसेंटा से रुक जाती है। परंतु श्वसन तंत्र संबंधी सामंजस्य को बिठाते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन यानी फेफड़ों की शिराओं के माध्यम से हृदय के एट्रियम और वेंट्रिकल तक पहुंचता है और फिर एओर्टा यानी महाधमनी के माध्यम से सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी प्रणालीगत संचलन में पहुंचता है। अतः अम्बिलिकल कॉर्ड के क्लैंप करते ही, जो कि जन्म के पश्चात की जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई प्लेसेंटा के माध्यम से संभव नहीं हो पाती। इस अवस्था में सामंजस्य बिठाने के लिए शिशु का शरीर अब फेफड़ों से ली जाने वाली ऑक्सीजन के माध्यम से रक्त में ऑक्सीजन का संचार शुरू करता है व महाधमनी के माध्यम से प्रणालीगत संचरण तंत्र में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संचार करता है। तो यह था सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट यानी परिसंचरण तंत्र संबंधी सामंजस्य। तीसरा एडजस्टमेंट जो कि शिशु का शरीर जन्म के पश्चात करता है, वह है थर्मोरेगुलेटरी यानी ताप नियमन का सामंजस्य। जन्म लेने से पहले माता के गर्भाशय में शिशु एमनियोटिक थैली में तैर रहा होता है, एमनियोटिक द्रव्य में फ्लोट कर रहा होता है, जहां का तापमान शिशु के हिसाब से तय होता है, जिसमें बहुत ही कम ऊंच या नीच होती है। तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी बहुत कम होती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर हर हाल में शिशु के हिसाब से मेंटेन रहता है। परंतु जन्म लेते ही शिशु बहुत ही अधिक ठंडे वातावरण में यानी माता के गर्भ के अंदर के तापमान की तुलना में काफी कम तापमान से रूबरू होता है, एक्सपोज होता है। इस अवस्था में
शिशु के शरीर को अचानक अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। यदि शिशु अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है और मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसलिए थर्मोरेगुलेटरी एडजस्टमेंट शिशु के सर्वाइवल के लिए, बचाव के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु वयस्कों की भांति शिशु के शरीर में हीट जनरेट यानी तापमान बढ़ाने की प्रक्रिया अभी विकसित नहीं होती है। इसलिए शिशु को अपने शरीर में तापमान को बढ़ाने के लिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू यानी भूरे वसा उत्तकों की सहायता लेनी पड़ती है। आमतौर पर वयस्क जिनकी तंत्रिका तंत्र का विकास पूर्ण रूप से हो चुका है, वे कई प्रकार से अपने शरीर के तापमान का नियंत्रण करते हैं, जिसमें तंत्रिका तंत्र की भूमिका काफी बड़ी है। और साथ ही हम सब जानते हैं कि अचानक ठंड लगने पर हमारा शरीर कपकपाता है, जो हमारे शरीर का एक माध्यम है शरीर के अंदर तापमान को बढ़ाने का। परंतु नवजात शिशु के शरीर में यह कपकपाने या कपकपी का मैकेनिज्म अभी विकसित नहीं हुआ है, जिसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, यानी कपकपी के माध्यम से तापमान को जनरेट करना। यह प्रणाली अभी शिशु में विकसित नहीं हुई है। अतः शिशु नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के माध्यम से तापमान बढ़ाता है, यानी बिना कपकपी के तापमान को जनरेट करता है। यह वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू यानी भूरे वसा उत्तकों के ब्रेकडाउन से अचीव करता है। एक नवजात शिशु के पीठ पर, छाती पर और कंधों पर यह भूरा वसा उत्तक पाए जाते हैं। इनके ब्रेकडाउन से तापमान का विकास होता है, तापमान में वृद्धि होती है और शिशु जो है जन्म के पश्चात आए तीव्र तापमान में बदलाव को झेल पाता है और हाइपोथर्मिया से सुरक्षित रहता है। अतः थर्मोरेगुलेटरी एडजस्टमेंट में शिशु ब्राउन एडिपोज टिश्यू के ब्रेकडाउन के माध्यम से अपने शरीर में हीट को जनरेट करता है और अचानक हुए तापमान के बदलाव से सुरक्षित रहता है। चौथा मुख्य बदलाव जो शिशु के शरीर में आता है वह है पाचन तंत्र व मल व मूत्र त्याग के तंत्र में सामंजस्य बिठाना। वयस्कों की भांति शिशुओं के और नवजात बच्चों के इंटेस्टाइन्स में और पाचन तंत्र में लाभकारी बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते। जहां वयस्कों के शरीर में ये लाभकारी बैक्टीरिया बहुतायत में अवेलेबल होते हैं और पाचन तंत्र के अच्छे स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं, वहीं नवजात शिशु के शरीर में पाचन तंत्र में अभी इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी लाभकारी बैक्टीरिया का मौजूदगी अभी नहीं है। जब शिशु सबसे पहली बार माता का दूध पीता है, माँ का दूध का सेवन करता है, तब ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी लाभकारी बैक्टीरिया शिशु के पाचन तंत्र में प्रवेश करते हैं और पूरी पाचन क्रिया को नियंत्रित करते हैं, सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव आता है शिशु के मूत्र त्याग के यानी एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सिस्टम में। फीटल स्टेज में यानी भ्रूण अवस्था में भी शिशु कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता और वही स्थिति नवजात शिशु में भी कायम रहती है। शिशु अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करता, यानी संकेंद्रित मूत्र को प्रोड्यूस नहीं करता। इसके चलते शिशु को
नियमित रूप से फ्लूइड्स मां के दूध की आवश्यकता पड़ती है ताकि शिशु के शरीर में किसी भी किस्म के लौह तत्व या खनिज लवणों की कमी ना हो और ना ही फ्लूइड की कमी हो, यानी तरल द्रव्यों की कमी हो। तो ये कुल 4 बदलाव शिशु के शरीर में जन्म लेते ही आते हैं, जिसके माध्यम से शिशु जन्म की प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले तीव्र बदलावों में, बाहरी वातावरण के तीव्र बदलावों को झेलता है और सरवाइव करता है। अब बात करते हैं एप्गार स्केल की। एप्गार स्केल जन्म लेते ही नवजात शिशु के स्वास्थ्य को जांचने का एक तरीका है। यह वह स्केल है जिसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स दिए होते हैं, जिसको देखकर जांचा जाता है कि नवजात शिशु सही तरीके से बाहरी वातावरण से सामंजस्य बिठा पा रहा है अथवा शिशु के लिए यह अचानक हुए बदलाव कहीं जानलेवा तो साबित नहीं हो रहे। यह स्केल यानी यह वह पैमाना है जो शिशु के जन्म के पहले मिनट और 5वें मिनट में आए उसके सामंजस्य बिठाने की क्षमता को पहचानता है, जांचता है और यह कंक्लूड करता है कि शिशु सही तरीके से सामंजस्य बिठा पा रहा है अथवा किसी प्रकार की कोई रिस्क शिशु के जान को है अथवा नहीं। एप्गार स्केल को यूज करने का तरीका यह है, इसमें 5 मानदंडों पर शिशु की जांच की जाती है। जन्म के पहले मिनट के भीतर शिशु के हृदय की धड़कन यानी हार्ट रेट, उसके सांस लेने के लिए किए जा रहे प्रयास, उसके मसल टोन यानी मांसपेशियों के खिंचाव, शरीर की रंगत और रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी यानी अचानक हुए प्रतिवर्ती बदलावों को जांचा जाता है। रिफ्लेक्स का मतलब जब हम अचानक कोई चीज यदि हमारी तरफ आती है तो हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारा मस्तिष्क उसे इनवॉलेंट्री, बिना हमारे नियंत्रण के हमें बचाने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई वस्तु अचानक आपकी तरफ फेंकी जाए तो आपकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। यह एक रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। तो शिशु को भी जन्म के पहले और 5वें मिनट में इन 5 मानदंडों पर परखा जाता है। उसकी हृदय की गति, उसके सांस लेने के प्रयास, मसल टोन यानी मांसपेशियों के खिंचाव, शरीर की रंगत और रिफ्लेक्स एक्शन पर। नर्स इन 5 मानदंडों पर उसको जांचकर शिशु की स्कोरिंग करती है, शिशु को अंक देती है 0, 1 या 2। इन 5 निशानियों पर जब पहले और 5वें मिनट में मार्किंग कर दी जाती है तो कुल अंक यदि 3 से कम पाए जाते हैं तो यह माना जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है कि बच्चे के सामंजस्य बिठाने की क्षमता बहुत कम है, बच्चा शायद जीवित नहीं रहेगा। यदि यह कुल अंक 4 से 6 के भीतर हैं तो भी यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बच्चा इमरजेंसी सिचुएशन में है और कुछ विकास करने में डिफिकल्टी यानी परेशानी बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है। परंतु यदि यह कुल स्कोर 7 से 10 के बीच पाया जाता है तो बच्चे को अच्छी स्थिति में माना जाता है और उसके सामंजस्य बिठाने की क्षमता को भी अच्छा माना जाता है। एप्गार स्केल एक बहुत ही अच्छा तरीका है जन्म के पश्चात बच्चे को सामंजस्य बिठाने की क्षमता को परखने के लिए। जन्म के पश्चात हर बच्चे को एप्गार स्केल पर
जांचा और परखा जाता है ताकि समय रहते यदि किसी भी किस्म की क्रिटिकल केयर बच्चे को दे जाए तो वह बच सकता है मृत्यु से और संगीन रोगों से भी उसकी सुरक्षा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि बच्चा पहले महीने में किस तरीके से ट्रांजिशन करता है, यानी वह पहले महीने में किस तरीके से परिवर्तित होता है। यह ट्रांजिशनल पीरियड परिवर्तन का काल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, जिस काल में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और एक्सप्लोर करता है, यानी बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करता है, खोज के पता लगाने की कोशिश करता है। यह फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी जन्म के पहले 30 से 60 मिनट यानी आधे से 1 घंटे तक रहता है, जब बच्चा अलर्ट होता है, अटेंटिव होता है और काफी एक्टिव होता है। यह बच्चे को माँ का दूध पिलाने के लिए सबसे उच्च और सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस समय सकिंग करने की जो बच्चे की क्षमता है वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। इसके साथ ही इसी समय बच्चे को अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराया जाता है अपनी माता के साथ। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बच्चा जन्मते ही अपने शरीर में तापमान को बढ़ोतरी करने के प्रति सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, यानी किसी न किसी तरीके से शरीर का तापमान बढ़ाता है ताकि बाहरी कम तापमान के साथ एडजस्ट हो सके। इसी को हेल्प करने के लिए माता के शरीर से बच्चे को चिपकाया जाता है, लगाया जाता है, ताकि माता के शरीर की गर्मी से उसको भी ताप मिले और साथ ही माता के साथ उसका एक बंधन यानी एक बॉन्डिंग की डेवलपमेंट हो। इसी के साथ ही यह एक सेंसिटिव पीरियड माना जाता है जो कि आगे आने वाले बच्चे के फ्यूचर के बिहेवियर को तय करता है, क्योंकि यह वह संवेदनशील पीरियड है जिसमें बच्चे और माता के बीच एक अटैचमेंट डेवलप होता है, साथ ही बच्चा अपने आप को सिक्योर्ड फील करता है। इस शुरुआती समय में इनिशियल पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी में बच्चे के हृदय की गति, हृदय की धड़कन की गति काफी तीव्र होती है, साथ साथ ही वह काफी तेज गति से सांस लेता है, जिसे टैकिप्निया कहा जाता है और टैकीकार्डिया कहा जाता है। इस समय बच्चा आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, साथ ही कई बार उसके सांस लेने में थोड़ी पॉजेस यानी सांस लेने में हल्की रुकावट भी देखी जाती है। दूसरा भाग है इस ट्रांजिशनल पीरियड का पीरियड ऑफ रिलेटिव इनएक्टिविटी, जहां पहले आधे से 1 घंटे में बच्चा काफी ज्यादा एक्टिव होता है। अब 2 से 3 घंटों में बच्चा इनएक्टिव होना शुरू होता है और आमतौर पर सो जाता है। इस अवस्था में जहां पहले बच्चे के हृदय की गति और सांस लेने की गति काफी तीव्र थी, इस दूसरे रिलेटिव इनएक्टिविटी के पीरियड में बच्चे की हृदय की गति अब नियंत्रित होनी शुरू होती है और सांस लेने की गति में भी गिरावट आती है। बच्चा इस समय बच्चे की रंगत गुलाबी और किसी भी किस्म के सांस लेने में रुकावट नहीं देखी जाती है। यदि इस समय भी बच्चा सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहा है तो उसे चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा भाग है
सेकेंड पीरियड ऑफ रीएक्टिविटी, यानी यह जन्म के 4 से 6 घंटों बाद का पीरियड माना जाता है। यह तकरीबन कुछ मिनटों से कई घंटों तक चलने वाला पीरियड है। यहाँ पुनः हृदय की धड़कन और सांस लेने की गति में बढ़ोतरी देखी जाती है, परंतु यह बढ़ोतरी सामान्य सीमाओं के अंदर होती है। तो इन 3 तरीके से बच्चा ट्रांजिशन करता है माता के गर्भ के वातावरण से बाहरी वातावरण में, यानी नवजात शिशु के रूप में एडजस्ट करता है। अब बात करते हैं कि इस नियोनेटल पीरियड में, यानी जन्म के पश्चात पहले महीने भीतर में ही क्या क्या बदलाव बच्चे में, नवजात शिशु में आते हैं। चूंकि यह बहुत ही सीमित समयावधि का पीरियड है, तो इसके अंदर आने वाले बदलाव भी, विकास के काम भी काफी सीमित हैं। शारीरिक विकास को यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि शुरुआती दिनों में हो सकता है बच्चे के वजन में गिरावट आए, परंतु अगले 10 से 12 दिनों में यह गिरावट दोबारा बढ़ोतरी में बदल जाती है। ज्यादातर नवजात शिशु 1 महीने के अंदर 100 से 200 ग्राम वजन बढ़ाते हैं और 1 से 1.5 इंच हाइट बढ़ाते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं। साथ ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यदि हम बात करें, यानी कि संज्ञानात्मक विकास यदि हम देखें, तो इस समय बच्चे का मस्तिष्क काफी तीव्र गति से विकसित हो रहा है। जहां तक भाषा संबंधी विकास की बात है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो बच्चा इस समय अलग अलग आवाजों को सुनकर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, हर आवाज को सुनकर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, जो आगे चलकर उसके खुद के बोलने की नींव रखते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट की श्रेणी में आता है। बच्चा बहुत जल्दी माता के टच के साथ माता से इमोशनली अटैच हो जाता है। माता जितना ज्यादा उसे अपने शरीर के पास रखती है, उसे छूती है, उतना ही ज्यादा बच्चा माता के साथ बॉन्ड करता जाता है। साथ ही कई सारे व्यावहारिक बदलाव बच्चे में आते हैं, जैसे कि अनकंफर्टेबल होने पर रोना और आवाजों से या फिर छोटी छोटी एक्शन से अपनी आवश्यकताओं को कन्वे करना। इसका पीरियड के अंत आते आते बच्चा कई बारी आपकी नकल तक करना सीखता है। चौथा विकास है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, यानी ऐसी गतिविधियां जिसे हम क्रियात्मक गतिविधियों के नाम से जानते हैं। मोटर डेवलपमेंट यानी ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिसमें बच्चा उन क्रियाओं को करने में, जिनमें मांसपेशियों या तंत्रिकाओं का उपयोग होता है, उसके संयोजन की जरूरत पड़ती है, उन क्रियाओं को करना सीखता है, जैसे चलना, बैठना, उंगलियों का हिलाना, हाथ का हिलाना आदि। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट की श्रेणी में आता है कि बच्चा, क्योंकि बहुत सारे सेंसेस, बच्चे के ज्यादातर सेंसेस तो विकसित होते हैं, सबसे कम विकसित सेंस होता है उसका विजन यानी देखने की क्षमता। बच्चा टच के माध्यम से स्मेल यानी सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता, यह सभी बच्चे की देखने की क्षमता के तुलना में ज्यादा विकसित होती हैं। परंतु धीरे धीरे बच्चा आपको माता के आकार को पहचानना शुरू करता है। आप माता के चेहरे के आकार को देखकर उसे पहचानना शुरू करता है, उनकी आवाज, उनकी स्मेल, उनकी गंध के माध्यम से पहचानना शुरू करता है। चूंकि विजन सबसे कम विकसित सेंस होता है, तो यह सबसे
तीव्रता से बढ़ने वाले विकसित होने वाले सेंसेस में भी शुमार होता है। इस समय बच्चा मोटर स्किल्स में यानी क्रियात्मक कौशल में रिफ्लेक्सेस करना शुरू करता है। रिफ्लेक्सेस के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चा शारीरिक, गुणात्मक, संज्ञानात्मक, इमोशनल, क्रियात्मक, सेंसरी डेवलपमेंट की स्टेज से गुजरता है और ये सभी बदलाव बच्चे के जन्म के मात्र कुछ घंटों में शुरू हो जाते हैं, जो कि नियोनेटल पीरियड यानी पूरे 1 महीने तक चलते हैं। तो ये था नियोनेटल यानी नवजात शिशु का पीरियड, जिसमें वह कई तरीके से माँ के शरीर के अंदर के वातावरण से अचानक आए बदलावों के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने की, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। Thank you all for watching. For notes on this topic, please check the description box that is below the video. Thank you very much.